हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले इट इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इसमें क्या है, एक वायर लिया है मैंने जिसकी लेंथ L है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया हमने कैपिटल A। ठीक है, तो लेट ए वायर कैरिंग करंट I फ्रॉम P टू Q। ये वायर का नाम है PQ और P से Q की ओर करंट देखिए I दिखा रखा है मैंने, तो P से Q की ओर जो करंट है वो क्या है, I। ठीक है, ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A एंड लेंथ L। ठीक है, तो अपने पास एक वायर है PQ जिसमें करंट फ्लो रहा है P से Q, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लेंथ उसकी L है। अभी किसमें रखा हुआ है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एंगल बिटवीन IL वेक्टर एंड B वेक्टर इज थीटा। अब IL वेक्टर क्या होता है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसको बोलते हैं IL वेक्टर। देखिए लेंथ पूरी और I से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो I इंटू L को बोलते हैं करंट एलिमेंट, और उसकी डायरेक्शन होती है वो करंट की डायरेक्शन में होती है। तो IL वेक्टर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जिस तरफ फ्रॉम P टू Q आ जाएगी डायरेक्शन किसकी, IL वेक्टर की। तो यहाँ पर देखिए थीटा एंगल दिखा रखा है मैंने, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर एंगल क्या दिखा रखा है मैंने, थीटा आपको दिखा रखा है ये। अब देखिए इसमें एक और बात माननी पड़ेगी, मान लेते हैं लेट n नंबर ऑफ n is the number of free electrons per unit volume of wire। क्लियर भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो करंट के फ्लो होने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करते हैं तभी वायर में करंट फ्लो होता है। और आपको याद रखना है हमेशा, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्या लिख देंगे, ड्यू टू करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स starts to flow with drift velocity in from Q to P। जब भी करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो होती है ड्रिफ्ट स्पीड। अब सभी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करते हैं तभी वायर में करंट फ्लो करता है। जब तक इलेक्ट्रॉन थर्मल स्पीड से मूव करता है वायर में जीरो करंट होता है। जैसे ही उसकी स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होती है वैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। जब करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किससे मूव करते हैं, विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD लिखा हुआ है मैंने। डायरेक्शन क्या रहेगी, Q से P की ओर, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। करंट फ्लो करता है P टू Q, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं Q टू P। ठीक है, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स किसमें, एज इलेक्ट्रॉन्स नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हेंस force is exerted on them। भाई, तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो मूव कर रहे हैं किसमें,
मैग्नेटिक फील्ड में, और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स काम करता है, और वो फोर्स क्या होता है, QVB साइन थीटा। तो हम निकालेंगे फोर्स ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जो मूव करते हैं उनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। तो इसको मान लेते हैं स्मॉल f, है ना, स्मॉल f। फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये क्या है, Q V साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, E, तो इसको लिख देंगे स्मॉल e। उसकी वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के प्लेस पे लिख देंगे Vd। फिर मैग्नेटिक फील्ड है आपकी कैपिटल V, और जो एंगल बनेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच वो बनेगा 180 माइनस थीटा। कैसे, देखें आप ध्यान से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे। ये हो गया आपकी Vd वेक्टर, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ काम कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे काम कर रही है, ये B वेक्टर हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने यहां पर बना रखा था क्या, एंगल थीटा। ये एंगल थीटा है, तो नीचे वाला एंगल क्या हो जाएगा, इनके बीच का एंगल, ये आ जाएगा आपका 180 माइनस थीटा। तो Vd वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल आ गया 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल ही होता है। ये आ गया E इंटू VD इंटू B साइन थीटा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल ही होता है। तो बहुत अच्छी बात है। आप देखिए क्या होगा नाउ, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ढूंढते हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे इसमें वो कितने आ जाएंगे भाई, देखिए यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, स्मॉल n। तो स्मॉल n मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ठीक है, ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल n इंटू ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ को बोलते हैं वॉल्यूम। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ टोटल फोर्स ऑन वायर। अब पूरे वायर पे जो फोर्स काम करेगा, देखो भाई इसमें इलेक्ट्रॉन से धक्का लगेगा तो इसका मतलब वायर भी चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के तो इससे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब फोर्स काम करता है वही फोर्स वायर पे लगना शुरू करता है, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो फोर्स आएगा वही वायर पे फोर्स हो जाएगा। तो एफ हो गया, कैपिटल एफ मान लेते हैं। कैपिटल एफ इक्वल टू क्या जाएगा, स्मॉल एफ मल्टीप्लाई कैपिटल एन। एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स था वो था आपका E इंटू VD इंटू कैपिटल B इंटू साइन थीटा, और ये था आपका N इंटू A इंटू L। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा आपका, ये हो गया NEAVD। इसको आप लिख दीजिए एक साथ, ठीक है, और बाकी आ जाएगा LB साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा ILB साइन थीटा। क्यों, क्योंकि करंट इज इक्वल टू होता है NEAVD। किसी वायर में अगर I करंट फ्लो करता हो, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी उस वायर के लिए हो VD इलेक्ट्रॉन्स की, तो I इज इक्वल टू आता है NEAVD। ये हमने स्टार्टिंग में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने प्रूव किया था बहुत पहले। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आया है I इज इक्वल टू NEAVD। किसी वायर में अगर करंट I फ्लो करता हो तो ये रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का। तो वहां से जो आपका फॉर्मूला आ गया वो आ गया F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपका फोर्स। अब अगर हम देखें इसको वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म जो इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू IL क्रॉस B, ठीक है। IL को एक साथ ही लिखते हैं क्योंकि IL एक ही क्वांटिटी है,
आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पर करंट पे नहीं लगाना आपको, ये वेक्टर लगाना है सिर्फ किस पे, एल पे। तो ये आ जाएगा आपका वेक्टर फॉर्म। ठीक है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे फोर्स की, तो डायरेक्शन के लिए मैं रूल लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग straight wire placed in uniform magnetic field is determined by the Fleming's left hand rule या फिर right hand palm rule से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है। determined by the Fleming's left hand रूल, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से या फिर राइट हैंड फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से कर लीजिए या फिर राइट हैंड रूल से भी आप निकाल सकते हो। राइट हैंड अब कैसे करना है दोनों से एक बार देख लें, दोनों से करते कैसे हैं एक्चुअल में, है ना। तो डायरेक्शन में एक बार निकाल के दिखाता हूं आपको डायरेक्शन कैसे निकालनी होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका डायरेक्शन का। ये तो आपने नोट कर लिया होगा सारी चीजें। अब देखिए कैसे निकालनी डायरेक्शन आपको। अच्छा, मान लीजिए आपके पास एक वायर है, ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास एक वायर और इसमें करंट फ्लो करता है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में ऐसे, ये करंट फ्लो कर रहा है इसमें आई, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आपकी इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है भाई, ठीक। तो अगर आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हो, यहां पे लिख दो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो इसमें क्या आपके तीन फिंगर आपको इस तरह से करनी है, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना ले। पहले आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लीजिए तीनों को, ठीक है, इस तरह से। अब जो थंब है ये इंडिकेट करेगा फोर्स को, अगर फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर आपकी बताती हैं रिस्पेक्टिवली मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन को। तो यहां पर भी बातें लिख देते हैं शॉर्ट में। फर्स्ट फिंगर इंडिकेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और मिडिल फिंगर इंडिकेट करती है अगर डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब will indicate the direction of force, ठीक है भाई। फर्स्ट फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, मिडिल फिंगर अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को बताती है, तो थंब है जो आपका वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक बार इसमें करके देख लेते हैं कैसे है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट ऊपर की तरफ था, तो फोर्स किस तरफ आएगा भाई, फोर्स आ जाएगा आपका इनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो एफ वेक्टर इस केस में आएगा, एफ वेक्टर आएगा आपका इनवर्ड, इनवर्ड को बनाते हैं क्रॉस से। तो जो फोर्स आ गया वो फोर्स किस डायरेक्शन में आ गया, इनवर्ड्स का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉपी या पेपर, इनवर्ड्स, ठीक है भाई। माइनस के एक्सिस पर आप बोल सकते हो, अगर इसको हम y ले लें, इसको x ले लें, तो माइनस के पर आपका फोर्स काम कर रहा है इस केस में। ये तो हम निकाला फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। अगर आपको राइट हैंड रूल से करना है ना, तो बाई राइट हैंड रूल
तो इसमें क्या करना है भाई, हम जानते हैं पहले से आई एल वेक्टर को आप बना लेंगे। हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो आप वायर को देखें तो वायर में करंट फ्लो करता है इस तरह से। तो आई एल वेक्टर जो काम कर रहा है आपका, वो कैसे कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से बी वेक्टर, है ना। तो अगर आपको एल क्रॉस बी करना है, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, तो इस केस में आप क्या करोगे, ऐसे घूमोगे इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, और जब हम क्लॉकवाइज घूमते तो मैंने आपसे क्या बताया था, डायरेक्शन कैसी आती है, इनवर्ड्स। तो इससे भी क्या आ जाएगा, देखिए ऐसे। सबसे पहले क्या करना है, आपको उंगलियां रख देनी है। पहले अंगूठा और उंगलियों को ऐसे कर लें इस तरह से, लाइक दिस 90 डिग्री के एंगल पर, और अंगूठा रखें जहां पर दोनों मिल रहे हैं उस जगह पे। ठीक है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर आई एल वेक्टर से बी वेक्टर को उंगलियां मोड़ देनी है। राइट हैंड से करना है इस तरह से, डायरेक्शन बता रहा है आपका अंगूठा। तो उंगलियां जो आपके फिंगर्स है उनको मोड़ना है एल वेक्टर से बी वेक्टर की ओर, एल वेक्टर से बी वेक्टर की ओर। जो अंगूठा है जो आपका, ये अंगूठा इस तरह से आ रहा है, ये आपका बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर ये क्लॉकवाइज घूमते हैं तो आपको याद कर लेना सीधे सीधे एफ वेक्टर क्या आता है भाई, एफ वेक्टर आता है आपका इनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां से भी कैसा आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है। तो चाहे तो आप राइट हैंड रूल से कर लो और चाहे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से कर लो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको चल जाएगी पता। ठीक है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन को बताते हैं दोनों। इस तरह से आपका ये हो गया सोल्व। तो अब कुछ बातें और देख लेते हैं। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, जो कि रखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। कुछ और छोटी मोटी बातें वो भी आपको बता देता हूं मैं। तो स्पेशल केस में क्या लिया मैंने, अब मान लीजिए आपके पास पिछली बार तो वायर था स्ट्रेट, अब इस बार मैंने लिया नॉन लीनियर वायर, टेढ़ा मेढ़ा वायर अपने पास कर्व का वायर है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, तो एक ही नहीं, इसको पीक्यू लिख लेते हैं, वायर का नाम है ना। वायर का नाम है मान लीजिए आपका पीक्यू, वायर का नाम क्या है, पीक्यू, और मैग्नेटिक फील्ड हो गई आपकी बी वेक्टर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, तो अब इस पे फोर्स कैसे निकालेंगे, तो इस पे हम क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल डीएल मानेंगे और सभी डीएल का हम वेक्टर सम कर देंगे। तो किसी एक स्मॉल डीएल पे हम पहले फोर्स निकाल लेंगे, है ना। इसे मान लीजिए आप छोटा सा एक स्मॉल डीएल लेते हैं अपन इस जगह पे, ये ऐसा, इसको बोलेंगे आई डीएल वेक्टर, है ना। ये यहाँ पे छोटा सा हिस्सा अगर हम इस वायर का ले लेते हैं, इस छोटे से हिस्से में फोर्स निकालते हैं। फोर्स ऑन स्मॉल करंट एलिमेंट, तो ये डीएफ मान लें, इसे क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका डीएफ। तो डीएफ वेक्टर हो जाएगा आपका आई डीएल वेक्टर मल्टी या क्रॉस बी वेक्टर, ये तो आ जाएगा फोर्स अपने पास। अब अगर हमें निकालना है टोटल फोर्स, तो सारे डीएल वेक्टर आपको ऐड करने पड़ेंगे, है ना। तो एक यहाँ पर वेक्टर आएगा, फिर एक वेक्टर, फिर एक वेक्टर, फिर एक वेक्टर, इस तरह सारे वेक्टर आएंगे। अब अगर इन सभी वेक्टर का हम सम करते तो क्या करेंगे, सीधे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला दो। भाई अगर मैं इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला देता हूं, जैसे मान लीजिए आपने इस तरह से मिला दिया इनको, ठीक है, ऐसा आ जाएगा ये। इनिशियल पॉइंट से अगर मैं फाइनल पॉइंट को मिला देता हूं डायरेक्ट, तो आपके पास एक वेक्टर आएगा पीक्यू वेक्टर, है ना, पीक्यू वेक्टर। अब इसको मान लेते हैं एल लेंथ आ गई, इसकी लेंथ क्या आ गई भाई, पीक्यू। पीक्यू वेक्टर इज इक्वल टू मैंने मान लिया एल वेक्टर। क्लियर है भाई। टोटल फोर्स क्या आएगा पहले ही देखते हैं। यहाँ पे टोटल फोर्स जो आएगा आपका एफ वेक्टर, वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ वेक्टर, है ना। अब स्टार्ट करता हूं जीरो से, और अगर हम पूरा यहां तक पीक्यू तक जाएंगे तो एल लेंथ आएगी पूरी हमारी। मैं अगर वेक्टर फॉर्म में कर रहा हूं तो वेक्टर फॉर्म में तो सीधा आएगा ना ऐसा। तो सभी वेक्टर्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो सभी वेक्टर्स विद डायरेक्शन ऐड होंगे तो इसी वेक्टर के बराबर आएंगे। आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए आपके पास ऐसे घूम के आप गए, ये मान लीजिए आपका पी है और ये क्यू है, एक वेक्टर ऐसा था, फिर दूसरा वेक्टर आपका ऐसा है, फिर तीसरा वेक्टर ऐसा है, चौथा वेक्टर, इस तरह से वेक्टर वेक्टर बनाते गए, तो आप सीधा ही जो वेक्टर आएगा ये अकेला, वो इन सभी के सम के बराबर आएगा। अगर आपको इस तरह समझ में तो बात ऐसे समझ लो। मान लीजिए एक ट्राइंगल आपके पास, एक ऐसा और एक ऐसा, है ना। तो अगर आप अल्टरनेट पाथ पे हो, पी से यहां जाओ फिर यहां से यहां हो, तो
इन दोनों वेक्टर्स का सम इसी के बराबर तो आएगा। तो ऐसे आप मान लो यहाँ पर स्मॉल स्मॉल वेक्टर्स हैं, इन सभी वेक्टर्स को जोड़ते जाऊंगा तो ये पूरा जो वेक्टर आएगा ये इनका रिजल्ट आ जाएगा। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला अकेला वेक्टर सभी वेक्टर्स के सम के बराबर आएगा जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में हमने ड्रॉ किए, है कि नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास ये फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ आई डीएल वेक्टर क्रॉस आपका हो जाएगा बी वेक्टर, है ना। 0 से आपका आ जाएगा ये एल, 0 से पूरी लेंथ क्या हो जाएगी एल वेक्टर हो जाएगी डायरेक्ट। तो 0 से एल वेक्टर कर लो, चाहे 0 से एल लिख दो, बाद में एल वेक्टर लगा देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर आपका हो जाएगा, है ना, यहां से आप कर लें ऐसा, फिर आई को लिख दें बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर 0 से एल, और ये हो जाएगा आपको क्रॉस बी वेक्टर। ये इंटीग्रेशन सिर्फ इतने का हो रहा है, मतलब इसको ऐसे लिख दो, अब ज्यादा बेटर रहेगा। क्रॉस बी वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिए, तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो डीएल की जगह पे एल वेक्टर आ जाएगा, एल की वैल्यू पुट करूंगा तो एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा आपके पास। फिर से आंसर, ठीक है भाई। तो आपको ध्यान रखना है, इस पूरे वायर को रिप्लेस कर देना है इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाले वेक्टर लेंथ से, है ना। पीक्यू वेक्टर से आप पूरे वायर को रिप्लेस कर दोगे। तो यहां पे लिखता हूं ये बात, इन दिस केस वायर इज replaced by a straight wire, by a straight wire carrying current from initial to फाइनल एंड, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आपका स्ट्रेट वायर से आपको इसको रिप्लेस कर देना है। तो अब जो स्ट्रेट वायर का आंसर आएगा वही आपका कर्व वायर का आएगा, तो आपका आंसर ही लिख देना आपको सीधे सीधे, ठीक है भाई। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। इसका एग्जांपल लेते हैं हम, लगे हाथ अभी के अभी। तो एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एक सेमी सर्कल है, मान लीजिए आपके पास एक वायर है इस तरह का, ये वायर है, ये आपके पास हो गया सर्कुलर वायर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है मान लीजिए इस तरह से, ठीक है। और ये रखा हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से, है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें रखा हुआ है वायर आपका। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप मान लीजिए आपकी बी नॉट माइनस के कैप आएगी, जिस तरह से मैंने इसको बनाया है, इनवर्स बनाया है, तो माइनस के कैप आ जाएगी, सिंपल है बिल्कुल, है ना। और सेमी सर्किल की जो आपने रेडियस मान रखी है, ये सेमी सर्किल है ऐसा, ठीक है, जो इसकी रेडियस है वायर की, वायर सिर्फ ये है आपके पास इतना, ये जो है आपके पास यही सिर्फ वायर है, ये जो नीचे बना रखा है ब्लैक ब्लैक, सेमी सर्कुलर वायर आपके पास, सेमी सर्कुलर वायर आपने यूज किया है। तब इससे फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन सेमी सर्कुलर वायर फाइंड, ये हो गया आपका क्वेश्चन, फाइंड फोर्स ऑन सेमी सर्कुलर वायर। तो कैसे करना है, बहुत इजी है। अब इसमें करना क्या आपको, सीधे अच्छा रेडियस माननी पड़ेगी, पहले रेडियस में दे रखी है मान लीजिए आपको आर, करंट आई फ्लो कर रहा है। तो सॉल्यूशन में इस वायर को मैं रिप्लेस कर दूंगा इसके इनिशियल और जब भाई जो करंट, ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल, तो ऐसे इसको फ्लो करवा दीजिए। पीक्यू वायर अपने पास है पी क्यू, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे पहले स्ट्रेट वायर से, आप इस तरह से इसे रिप्लेस कर दें, पी ये हो जाएगा आपका क्यू, ठीक है। करंट इसमें फ्लो करेगा ऐसा आई, इसकी लेंथ कितनी आएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी 2r के बराबर, पी क्यू की लेंथ क्या जाएगी यहाँ पे 2r आ जाएगी, सिंपल है ना।
तो जो फोर्स आएगा, फोर्स क्या हो जाएगा आपका, फोर्स करंट, ठीक है भाई। वेक्टर फॉर्म में कर लो अगर तो आई, और ये हो जाएगा आपका 2r वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर का मतलब इस डायरेक्शन में, पी से क्यू, जिस डायरेक्शन में करंट होता है उस डायरेक्शन में लेना पड़ता है, तो आर वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में आएगा, पी टू क्यू, है ना, पी टू क्यू। यहां पर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख भी सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा आर इंटू आई कैप। आई कैप क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे काम कर रहा है इसलिए आई कैप लिख दिया मैंने। क्रॉस कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड बी से, तो एफ वेक्टर जो आपका आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा एफ वेक्टर, एफ वेक्टर आपका आ जाएगा आई, 2 को बाहर लिख लेते हैं पहले, तो 2 इंटू आई, आर क्रॉस बी करूंगा, ठीक है, तो आर इंटू बी नॉट, पर अंदर बच जाएगा आई कैप क्रॉस, सॉरी माइनस के कैप, माइनस के कैप, है ना, माइनस को बाहर निकाल लेता हूं, तो 2ir इंटू बी नॉट, आई क्रॉस के होता है आपका माइनस जे के बराबर, आई क्रॉस के किसके बराबर होता है, माइनस जे के, तो एफ वेक्टर आ जाएगा आपका कुल मिला के 2ir बी नॉट इंटू जे कैप, और जो इसकी वैल्यू आ जाएगी मॉड, मॉड कितना आ जाएगा 2ir इंटू बी। तो ये हो गया, आपकी डायरेक्शन भी चल गई पता और आपका वैल्यू भी चल गई पता। डायरेक्शन अगर वैसे हम चेक करें, देखिए कैसे आएगी, इनवर्ड डायरेक्शन में थी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में करंट किस तरफ था, ऐसा, ठीक है, फोर्स ऊपर आ रहा है, जे कैप दिखा रहा है, देखिए भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसी तो है, क्रॉस का मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेट लेफ्ट हैंड लिया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया फर्स्ट फिंगर, करंट जिस डायरेक्शन में मिडिल फिंगर, तो फोर्स उतार रहा है आपका थंब, थंब किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, जे कैप, तो वही जे कैप देखिए आपका आया हुआ था। तो ये हो गया आपका आंसर, इस तरह से आपके आंसर आपको निकालने होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और भी स्पेशल केसेस हैं, वो अभी के अभी हम पढ़ लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। तो पहला स्पेशल केस आपको समझ में आ गया होगा, अब बात कर लेता हूं मैं इसी में लूप की। अभी स्पेशल केस सेकेंड कर लेते हैं, है ना। If a loop carrying current, closed loop लिख देता हूं ना, if a closed loop carrying current is placed in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा रखा हो तो क्या आएगा आपका, है ना, किसी भी शेप में हो सकती है वो, आर्बिट्री शेप में हो या सर्कुलर शेप में हो या रेक्टेंगुलर शेप में हो, कैसी भी ले लो आप। तो आपने मान, पहले मैं लिख देता हूं, इन दिस केस क्या होता है पहले वो समझ गए। इन दिस केस नेट फोर्स on loop will be 0, but net torque on loop may or may not be 0। नेट फोर्स तो कंफर्म 0 आएगा, नेट फोर्स क्या आएगा, एफ नेट तो आपका 0 आएगा ही आएगा, एफ नेट यहां पर 0 आएगा, है ना, नंबर फर्स्ट ए। और टॉर्क नेट है, ठीक है, टॉर्क नेट इज इक्वल टू मे बी 0 और मे नॉट बी 0, दोनों ही केसेस पॉसिबल है। नेट टॉर्क आपका दोनों बातें, 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। अब मैं आपको केस देता हूं, आप समझ जाओ क्या कह रहा था मैं। अब मान लीजिए आपके पास, नंबर फर्स्ट एक केस लेता हूं मैं, एक रेक्टेंगुलर कॉइल से ये बात को समझाता हूं मैं। मान लीजिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, लूप है ये, है ना।
तो रेक्टेंगुलर कॉइल हो गई, इसमें करंट फ्लो कर रहा था, क्लोज लूप हो गई एक तरह से, इस तरह से, है ना। तो इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो करंट आई ऐसे फ्लो करेगा, इधर से आएगा, फिर इधर फ्लो करेगा ऐसे, फिर इधर फ्लो करेगा ऐसे, इसमें इस तरह से फ्लो कर रहा है ना। तो अब आपने मान लीजिए इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लगा दी भाई, ये लगा दी आपने मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा दी। अब देख क्या होगा, जो इस वायर पे फोर्स आएगा वही इस वायर पे आएगा, पर डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, है ना। ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी। तो हम जानते हैं फोर्स ऑन ए बी वायर इज इक्वल टू फोर्स ऑफ सी डी वायर माइनस में, डायरेक्शन तो अपोजिट रहेगी। देखिए इस पे डायरेक्शन क्या आएगी, लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, करंट ऊपर की ओर, तो इस पे इस तरफ आ रहा है फोर्स। भाई इस वाले जो वायर है उस पे फोर्स ऐसा आ रहा है, इसको मिटा देता हूं, तो यहाँ पर अलग से फिगर बना के दिखा दूंगा मैं आपको, ना। तो इधर वाले पे फोर्स आ रहा है, ये अपने पास एक लूप हो गई, यहां पर फोर्स आता है, ये हो जाएगा आपका एफ ए बी, क्योंकि ए बी लेंथ और सी डी लेंथ बराबर है, दोनों में करंट बराबर है, दोनों का एल बराबर है, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो वो भी बराबर है ना। और एंगल भी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का 90 बन रहा है सभी के लिए, तो फोर्स की वैल्यू तो बराबर आनी है, बस डायरेक्शन का फर्क रहेगा। इस पे डायरेक्शन देखते हैं कैसी आएगी, तो इस पे डायरेक्शन आएगी आपकी इधर की ओर, देखिए करंट नीचे की ओर, इस वाले वायर पे सीडी वायर की बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, करंट नीचे, तो फोर्स आ गया इस डायरेक्शन में, ये आ गया आपका एफ सी डी। अब अगर देखो इस पे मैग्नेटिक फील्ड, देखिए इस पे ऊपर की तरफ आएगा फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, बीसी करंट इस डायरेक्शन में, तो फोर्स आ गया ऊपर, इस पे फोर्स आएगा आपका ऐसा एफ बीसी वेक्टर। सिमिलरली नीचे वाले पे आ जाएगा ऐसा, करके देख लो अपने आप, एफ ए डी वेक्टर, है ना। तो ऐसे यहां पे लिख दिया, एफ बी सी वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एफ ए डी वेक्टर, वायर पे जो फोर्स काम कर रहा है। तो एफ नेट क्या आ जाएगा आपका, एफ नेट आ गया आपका 0, एफ नेट क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखते हैं क्या टॉर्क 0, देख टॉर्क भी 0 आएगा इसमें, ये दोनों फोर्स घुमा भी नहीं सकते भाई, चला दोनों बराबर हो गए, ना घूमेगा ना चलेगा, दोनों बराबर हो गए, ना घूमेगा ना चलेगा, तो टॉर्क नेट भी क्या है इस केस में, टॉर्क नेट भी आपका 0 है इस केस में, टॉर्क नेट भी क्या है भाई आपका 0 है इस केस में, क्लियर हो गई बात। अब देखता हूं मैं इसका एक और केस लेते हैं, बी केस, वहां पे टॉर्क नेट 0 नहीं आएगा, फोर्स नेट तो फिर भी 0 ही आएगा, पर टॉर्क नेट आपका 0 नहीं आएगा। देखते हैं कैसे, इसी का नंबर बी केस लेता हूं मैं। इसमें नंबर बी केस में अगर हम देखें तो मैंने मान लीजिए फील्ड इस तरह से लगा ली, यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपके बी वेक्टर, और मान लीजिए आपने इसमें इस तरह की एक लूप रख दी, वही करंट फ्लो करता है, इसमें आई ऐसे, इसमें आई ऐसे, इसमें आई ऐसे, और इसमें आई ऐसे, है ना। वही नाम रख लीजिए इसका, पी क्यू आर एस नाम रख लेता हूं, पी क्यू आर एस नाम रख लिया मैंने इसका, बहुत अच्छी बात है। तो एक तो बात कंफर्म है, देखते हैं पहले क्या आएगा। देखिए इस वाले एफ क्यू आर, इस बार एफ वेक्टर क्यू आर बराबर एफ वेक्टर पी एस बराबर आएगा 0 वेक्टर, इस तरह से। कैसे भाई, क्योंकि करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा 0। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू होता है आई एल क्रॉस बी, है ना। तो आई एल बी साइन थीटा एफ हो जाएगा, और अगर करंट आई एल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो फोर्स क्या आ जाएगा आपका 0। देखिए इसमें करंट जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स 0 हो जाएगा। करंट जिस डायरेक्शन में उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा 180 हो जाएगा इस वाले केस में, पीएस वाले केस में 180, साइन 180 भी 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0। इसका तो मतलब ही खत्म हो गया बात। अब अगर हम बात करते हैं फोर्स ऑन एफ पी क्यू वेक्टर, ये बराबर आएगा माइनस एफ आर एस वेक्टर। अब देखिए कितना है, कैसे आएगा ये।
90 डिग्री तो एंगल बन ही रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो करंट इस डायरेक्शन में है आई एल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसी है ये, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आई एल बी साइन 90। तो आगे आपका आई एल बी, ठीक है। इसकी लेंथ को अगर हम एल मान लेते हैं तो ये लेंथ एल मान लिया हमने, जो लेंथ है इसको मान लिया एल। पी क्यू बराबर आर एस बराबर एल। तो दोनों फोर्स बराबर आएंगे भाई, एफ पी क्यू जितना आएगा उतना ही आपका इसमें भी 90 बन रहा है, नीचे की तरफ 90 बन रहा है। अब डायरेक्शन अपोजिट आई कैसे, ये वाला है, इसमें डायरेक्शन आई एल वेक्टर ऐसा आएगा और मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे आएगी, तब भी थीटा क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। सेम वैल्यू आएगी फोर्स की। डायरेक्शन देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है ऐसा, अब इसमें डायरेक्शन आएगी अंदर की ओर, इस तरफ आएगी भाई अंदर की ओर, है ना, अंदर की ओर आ जाएगी। तो अब अगर हम अलग से दिखाते हैं इसको, तो ये वाला जो फोर्स आएगा वो जेड एक्सिस पे काम करेगा अंदर की ओर, तो इसको ऐसे दिखाते हैं अंदर की ओर, ये ठीक है। और ये वाला जो फोर्स है वो करेगा बाहर की ओर, तो ये आ जाएगा इस तरह से ऐसा, है ना। ये आ जाएगा फोर्स, जो ये पहले वाला फोर्स है एफ पी क्यू, ये आ जाएगा आपका इनवर्ड्स और ये आ जाएगा आपका आउटवर्ड्स, इस तरह से आ रहा है। तो अब की बार क्या होगा, एफ नेट तो फिर भी जीरो आएगा, ये इनवर्ड है आउटवर्ड है, एफ नेट तो जीरो आना ही आना है। दो पे जीरो हो गया और दो पे फोर्स बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो एफ नेट तो आपका जीरो ही आएगा। लेकिन इस बार टॉर्क नेट जीरो नहीं आएगा, इस बार टॉर्क नेट जीरो नहीं, क्योंकि फोर्स किस तरह से है, फोर्स इस तरह से अभी घूमना शुरू कर देगा, ऐसे इस तरह से घूम जाएगा ये, है ना। इससे अंदर दबाऊंगा इसको बाहर, तो ऐसे घूमना शुरू कर देगा और ऐसे घूम के सीधा हो जाएगा। तो टॉर्क नेट क्या आ जाएगा इस बार, टॉर्क नेट आपका जीरो नहीं आएगा, टॉर्क नेट आएगा इतना, टाउ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये जो है क्यू आर इज इक्वल टू आपका पी एस इज इक्वल टू बी दे रखा है। तो टॉर्क नेट हो जाएगा एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, तो ये आ जाएगी इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आ गई आपकी बी, तो एफ इंटू बी, एफ कितना आ जाएगा आई एल बी साइन 90 मल्टीप्लाई बी, किसी एक फोर्स की वैल्यू लेनी होती है, तो ये भी आ जाएगा आपका एफ, ये भी आ जाएगा आपका एफ, वैल्यू दोनों की बराबर ही लेनी है, डायरेक्शन का फर्क था, तो आ जाएगा आई ए बी, एल इंटू बी को एरिया बोल देंगे, तो आई इंटू ए इंटू बी टॉर्क नेट। इस बार टॉर्क नेट जीरो नहीं आया, तो इसीलिए मैंने लिखा था टॉर्क ए और मे नॉट भी जीरो, लेकिन फोर्स हमेशा क्या आएगा आपका, नेट फोर्स आएगा जीरो। तो इस तरह से इसका ये केस था। क्लियर होगी बात। तो कैसी भी किसी भी शेप के लूप हो, नेट फोर्स आपका जीरो ही आना है। सर्कुलर होगी तब भी जीरो आएगा, रेक्टेंगुलर होगी तब भी जीरो आएगा, और किसी अन्य शेप में तब भी आपका आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा, है ना। अगर आपने इस तरह की फील्ड ले ली है और कोई आर्बिट्रेरी आप ऐसा कोई लेते हो प्लेन, इस तरह से कोई वायर ले लिया मैंने, ठीक है, और इसमें मान लीजिए करंट आई ऐसे फ्लो करवा दिया मैंने इस तरह से, तो इस पे एफ नेट क्या आ जाएगा, कंफर्म जीरो आएगा, और टॉर्क नेट भी इसमें क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अब टॉर्क नेट जीरो आप पहचान लें, अगर अपना जो लूप है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो टाउ नेट जीरो आ जाएगा, और उसके प्लेन में ही है अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो टाउ नेट जीरो नहीं आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लूप के प्लेन में है तो एफ नेट जीरो आएगा, पर टॉर्क नेट जीरो नहीं आएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है, फिर दोनों ही चीज क्या होती है, जीरो होती है। इसको आप नोट में लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं अगला वाला। अब अगर हम सेम चीज बोले कि इफ ए क्लोज लूप कैरिंग करंट इज, क्लोज लूप हो या फिर नॉर्मल कंडक्टर हो, वेरिंग फील्ड में और देख लेते हैं, आज ये खत्म हो जाएगा फिर आपका। is placed in non-uniform field,
अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखे हो तब क्या होगा? तो इन दिस केस जो है एफ नेट जो है आपका डज नॉट इक्वल टू 0 है, कंफर्म बात है हमेशा, बट टॉर्क नेट मे और मे नॉट बी 0, ये आपको नोट कर लेना। अब इसमें कैसे, एक बार एग्जांपल देके मैं समझाता हूं इसका। इसमें क्या है, मान लीजिए आपने एक वायर लिया है ना, इसमें करंट फ्लो कर रहा है मान लीजिए आई, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है, और इसके सामने यहां पर आपने एक लूप ले ली, इस तरह से एक लूप ले ली, यहाँ पे आई नोट करंट है, और इसमें फ्लो कर रहा है मान लीजिए करंट आई, ऐसी आई, फिर ये आई, फिर ये आई। अब मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? इनफिनाइट लेंथ के वायर की वजह से, है ना, लिख देंगे ये बात। लूप is placed in the magnetic field of current carrying long wire, current carrying long wire, क्लियर है भाई? ये कैसी है फील्ड, इसका मतलब विच इज हेंस फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है भाई। अच्छा, फील्ड आई कैसी? अगर इस वायर की फील्ड को देखें हम, तो हम जानते हैं किसी स्ट्रेट वायर की फील्ड कैसे निकालते हैं, राइट हैंड पाम रूल से। करंट डायरेक्शन में थंब कर दीजिए, फिंगर जहां पर पॉइंट है उस तरफ, तो पाम आपकी बताती है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो इस वायर की वजह से इस तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी अंदर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी जाएगी आपकी? क्रॉस्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी भाई? क्रॉस। यहाँ पे पास पास होंगे, ठीक है, तो इनकी दूरी बढ़ती जाएगी इस तरह से, ऐसे। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है ना, इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म, पास पास होंगे फिर दूरी बढ़ती जाएगी इस तरह से, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को शो कर देगा ऐसा, इस तरह की फील्ड है इसके पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, पर रहेगी अंदर की ओर, है ना। इस वायर पे जो फोर्स आएगा और इस वायर पे जो फोर्स आएगा उसकी वैल्यू बराबर आएगी। कैसे निकालना है भाई? डीएल स्मॉल लेके आई इंटू डीएल इंटू बी करके यहाँ पे पूरा फोर्स हम निकालेंगे। तो फोर्स इन दोनों पे तो क्या आएगा? पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस पे जो फोर्स, अब देखिए फोर्स ऑन क्यू आर हम निकालते हैं तो क्या देगा? फोर्स ऑन क्यू आर बराबर फोर्स ऑन पी एस। जो क्यूआर पे फोर्स आएगा वही पीएस वायर पे फोर्स आएगा, और वो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ आई डीएल क्रॉस बी। दोनों की लेंथ नेट जो है वो सेम ही है इस तरह से, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 0 से स्मॉल बी। हम मान लेते हैं यहाँ पर जो अपने पास पी क्यू है वो बराबर आर एस है, वो बराबर एल है, और जो क्यू आर है ये बराबर पी एस के है, और ये बराबर बी है। तो ये दो बातें आ गई, दोनों फोर्स बराबर होंगे, सो यहाँ पे माइनस हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो एफ क्यू आर वेक्टर इक्वल टू माइनस एफ। डायरेक्शन तो अपोजिट आनी है, कंफर्म बात है, डायरेक्शन तो आपको वैसे ही निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, सॉरी लेफ्ट हैंड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो फोर्स इस पे ऊपर आएगा और इस पे नीचे आ जाएगा, तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, वैल्यू आपकी ये रहेगी, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, अब आगे देखते हैं। तो ये तो बराबर हो गए, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये जो फोर्स आएगा ज्यादा आएगा। अब जो एफ बाई एफ मॉड ऑफ एफ पी क्यू जो आएगा आपके पास, ये आपका बड़ा आएगा मॉड ऑफ एफ वेक्टर आर एस से। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड काम करेगी, जैसे मान लेते हैं पहले वाले वायर पे मैग्नेटिक फील्ड B1 काम कर रही है, दूसरे वाले वायर पे कर रही है B2। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा रहेगी, यहाँ पर कम रहेगी। इस पूरे वायर पे B2 काम कर रही है, इस पूरे वायर पे B1 काम कर रही है। इस लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड वो दूरी पे निर्भर करती है, तो यहाँ की दूरी क्या है? ज्यादा है ये वाली दूरी, तो B1 क्या है आपकी? बड़ी है B2 से, इसलिए ऐसा हुआ है ना।
तो अब इस वायर का जो फोर्स है वो ज्यादा है और इस वायर का जो फोर्स है वो कम है। डायरेक्शन और देख लेते हैं क्या आएगी। यहां पर जो फोर्स उसको मान लेते हैं भाई, है ना, ये आ जाएगा आपका, ये एफ है तो इसको भी एफ ही लिख दीजिए, तो कैंसिल ही होने। इसको मान लेते हैं F1 और इसको मान लेते हैं F2 जी, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा आपका, F1 माइनस F2 आ जाएगा, है ना। ये डिस्टेंस अगर आपको दे रखे तो आप इजिली फॉर्मूला निकाल पाओगे, इसमें दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो एफ नेट इस बार क्या नहीं आ रहा आपका, 0 नहीं आ रहा, तो एफ नेट आ जाएगा F1 माइनस F2। अगर इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, मान लीजिए R1, और इस डिस्टेंस को मान लेता हूं, मान लीजिए मैं R2, या R2 दूरी पे है, ठीक है, तो आपका उससे भी निकल आएगा। या फिर ऐसे मान लीजिए ये आपका X दूरी पे है, तो ये वाला जो आएगा वो कितने पे हो जाएगा, X नहीं मानते हैं, D मान लेते हैं, ये D मान लिया। ये आपका L है, तो ये पूरी जो दूरी हो जाएगी वो जाएगी D प्लस L, तो वहां से आप इजिली निकाल सकते हो। मैं निकाल के दिखा देता हूँ। B1 जो आएगा आपका, B1 आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I, लॉन्ग वायर की वजह से फील्ड है यहाँ पर B1, तो 2I अपॉन में D हो जाएगा। और B2 क्या आ जाएगा भाई, B2 आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन में D प्लस L। क्लियर है। तो B1 पे चल गया पता आपको। F1 F2 क्या आ जाएंगे, आई तो दोनों में सेम ही है, करंट दोनों वायर्स में सेम है, दोनों की लेंथ भी सेम है, तो IL तो आप लिख लीजिए बाहर, 90 दोनों का एंगल बन रहा है, तो साइन 90 भी बाहर लिख लेते हैं। अब अंदर क्या बच जाएगा, B1 माइनस B2। तो इस तरह से आपका नेट फोर्स निकल आएगा, नेट फोर्स आपका निकल आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, B1 माइनस B2, B1 माइनस B2, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन ले लेते हैं इसमें I नॉट था, सॉरी ये करंट क्या था आपका I नॉट, तो इसमें I नॉट लिख लेते हैं, यहाँ पर भी I नॉट, यहाँ पर भी I नॉट, ठीक है। ये I तो वायर का रहेगा, इस वायर पे फोर्स काम कर रहा है। जो वायर पे फोर्स निकालते हैं तो वायर का ही करंट लेते हैं, तो करंट I लेना, ये I नॉट करंट था, तो वहां पर लॉन्ग वायर की वजह से फील्ड थी, तो I नॉट लिख दिया मैंने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और कॉमन ले लिया, I कॉमन है ही है, L कॉमन है ही, I नॉट भी आप कॉमन ले लो, 2 भी बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो 2I नॉट ही कॉमन लेते हैं पूरा का पूरा। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन D माइनस 1 अपॉन D प्लस L। ये आपका हो जाएगा कुल मिला के म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू L स्क्वायर, D प्लस L माइनस D करूंगा, 2I नॉट अपॉन में D इंटू D प्लस L। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ये एफ नेट आएगा। टॉर्क नेट क्या आएगा इसमें, टॉर्क नेट तो 0 ही आएगा, क्योंकि जो फोर्स है वो इस तरह से काम कर रहे हैं, एक ही लाइन पे काम कर रहे हैं, तो घुमा नहीं सकते हो, ये चलना शुरू करेगा बस लेफ्ट साइड में, तो टॉर्क नेट इस केस में क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से था, एफ नेट 0 नहीं आएगा, टॉर्क नेट 0 आएगा, लेकिन हमेशा 0 आएगा टॉर्क नेट, ऐसा कोई 0 नहीं है। फील्ड आपकी इस तरह से थी, प्लेन के परपेंडिकुलर थी, और फील्ड अगर ऐसी हो, प्लेन के पैरेलल हो और वेरिएबल हो, तो उस केस में टॉर्क भी आएगा और फोर्स भी आपका लगेगा, दोनों ही चीज 0 नहीं होंगी, ना फोर्स 0 होगा ना टॉर्क 0 होगा। तो ये थी आज का टॉपिक। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इसमें करंट कैरिंग वायर जो फोर्स काम कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उसी पर कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।